आपको बताते चले कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी इस वक्त हम सबके बीच में है। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका सर हेल्थ कॉन्क्लेव में। बहुत शुक्रिया। तो दानिश जी से पहला सवाल मेरा ये है कि दानिश जी, आपकी सरकार अगर मैं बात करूं तो इसमें अल्पसंख्यक अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जहां पर आप मुस्लिम की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है ये सरकार, मदरसों के पैटर्न भी बदले जा रहे हैं, लेकिन उसी तरफ अगर हम दूसरी ओर बात करें तो आपकी सरकार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो भरोसा अभी नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। अगर हम देखें पूरब में लगातार मदरसों को गिराया जा रहा है और वहीं इन सबके बीच में मदनी साहब भी अक्सर आपको लेकर के थोड़ा सा गुस्सा उनके जहन में हमेशा रहता है कि तो यही एक सवाल मेरा यही है कि मुसलमान दानिश आज़ाद और मुस्लिम मंच तक ही सीमित रह गए हैं क्या? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करने के लिए आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। देखिए, बात जब हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक की आती है या मुसलमानों की आती है, तो आज़ादी के बाद ये लगातार देखा गया। 1947 में हमें आज़ादी मिली और उसके बाद लगातार ये देखा गया कि अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर हमेशा कुछ राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर राजनीति की और उनको वोट बैंक की तरह हमेशा उनको इस्तेमाल किया गया। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया। वो मुंह पे तो बहुत अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, लेकिन बात जब भी हक देने की आती थी, अधिकार देने की आती थी, सुरक्षा और रोजगार देने की आती थी, शिक्षा और तालीम देने की आती थी, तो अल्पसंख्यक समाज को सबसे आखिरी लाइन में, सबसे आखिरी पंक्ति में बैठाने का काम ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन तस्वीर बदलती है। 2014 के बाद देश में मोदी जी की सरकार बनती है और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आती है, तब से लेके अब तक 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए, 11 साल हो गए और योगी सरकार को भी 8 साल से ऊपर हो गए। हर कदम मोदी और योगी सरकार का, मैं ये कह सकता हूं, और आम अल्पसंख्यक समाज के लोग भी ये मानते हैं कि मोदी और योगी सरकार का हर कदम अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए था। अच्छा, आप देखिए, स्ट्रक्चर को समझिए। अल्पसंख्यक समाज, कोई भी समाज जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है। अल्पसंख्यक समाज के विकास का स्ट्रक्चर क्या था? उनके विकास का स्ट्रक्चर मदरसे थे, उनके विकास का स्ट्रक्चर वक्फ था, उनके विकास का स्ट्रक्चर स्किल डेवलपमेंट था, उनके विकास का स्ट्रक्चर उनकी जो महिलाएं हैं, उनका यूथ है, ये था। इसके ऊपर क्या पहले किसी भी सरकार ने काम किया? मदरसों की बात अगर की जाए, जिसपे राजनीति करने तो सभी दल कूद आते हैं, लेकिन क्या उन मदरसों के रिफॉर्मेशन के लिए पहले की सरकारों में काम नहीं हो सकते थे? क्या मदरसों में जो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारा मदरसा बोर्ड है, जहां पे 14 लाख से अधिक मुस्लिम नौजवान पढ़ते हैं। और ये मुस्लिम नौजवान कौन है? ये गरीब, पिछड़े, पासमानदा समाज के बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ने जाते हैं। तो क्या उन मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन उन बच्चों का अधिकार नहीं था क्या? ये सवाल, मैं भी एक मुस्लिम नौजवान हूं और ये मैं सवाल उन सरकारों से पूछता हूं जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते थे कि क्या मदरसों में गरीब, पिछड़ा, जो पासमानदा बच्चा है, उसको अच्छी शिक्षा देने का जिम्मेदारी उन सरकारों की नहीं थी? उन्होंने कोई काम नहीं किया मदरसों में। आज हम मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ अगर आधुनिक शिक्षा को भी जोड़ रहे हैं, तो इस बात से कुछ दल, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। हमने ट्रिपल तलाक, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हर कोई करता है, लेकिन धरातल पे किसी ने कोई काम किया क्या? मोदी और योगी सरकार आगे आई और उसने कहा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज की जो औरतें हैं, ये जो मुस्लिम समाज की वुमेन है, ये हमारी बहनें हैं। इनसे इनको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाना, इनको एक सुरक्षित माहौल देना, इनको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है।
और ट्रिपल तलाक के दंड से हमारी बहनों को मुक्त अगर किसी ने कराया तो देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन किसी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए मुसलमान जो होता है उसके हाथ में हुनर है। आप देखिए किसी भी शहर में आप जाइए, उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के, तो जो हुनर वाले काम है वो आपको मुसलमानों से जुड़े हुए मिलेंगे। दर्जी मिलेगा मुसलमान आपको, मुसलमान जो जितने भी बढ़ई मिलेगा, मुसलमान जो है आर्किटेक्ट मिलेगा, मुसलमान जो है अच्छी अच्छी बिल्डिंगों बनाने वाला जो कारीगर होता है वो मुसलमान मिलेगा, जो साड़ियों का काम होता है वो मुसलमान करता है, दरदोजी का काम होता है मुसलमान करता है, लकड़ियों से अच्छी फर्नीचर बनाने का काम मुसलमान करता है, ब्रास बरेली में और मुरादाबाद में जो तांबे और पीतल का काम होता है उसमें भी नीचे मुसलमान जुड़ा हुआ है, कालीन का काम मुसलमान करता है। तो आप देखिए उसके हाथ में हुनर है, तो उस हुनर को अगर तराशेंगे हम, उस हुनर को अगर स्किल से जोड़ेंगे तो वही मुसलमान जिसके हाथ में हुनर है वो आगे बढ़ेगा। तो अगर मुसलमान आगे बढ़ेगा तभी कौम आगे बढ़ेगी, और कौम आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। ये पूरा एक चेन है, लेकिन इस चेन पे कभी भी किसी सरकारों ने काम नहीं किया। आज हम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी योगी सरकार ने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा है। हमने आगे बढ़ के उनको तरक्की और तालीम की तरफ जोड़ा है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ता हुआ प्रदेश है, विकास के पथ पे आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस सपनों को पूरा करने के लिए योगी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। तो आज उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उसमें भी आपको बदलाव दिख रहा है। आज आप मदरसों में जाइए तो वहां पे जो पढ़ने वाले मुसलमान के बच्चे हैं, जो गरीब पासमानदा हैं, वो बहुत अच्छी उर्दू बोलेंगे, अरबी बोलेंगे, और वही बच्चा फराटेदार इंग्लिश भी बोलेगा। लेकिन ये वो बदलाव है जिसकी जरूरत थी, जिसको हमने पूरा किया। दानिश जी, चूंकि बहुत सारी बातें आपने बताई और आपने कहा कि किस तरीके से आप उन सारी चीज़ों को जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि जब पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो सब कुछ नैरेटिव और परसेप्शन का ही पूरा खेल है। अभी वक्फ अमेंडमेंट जब बिल आया तो उसके बाद हम लोगों ने देखा, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि पसमानदा मुस्लिमों को जो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, उसके बावजूद एक नैरेटिव खड़ा कर दिया गया। क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं लोग, या ये नैरेटिव कैसे पहुंच जाता है फिर समाज के बीच? देखिए, ये पूरी तरीके से आज मोदी और योगी सरकार के नीतियों पे हमारा मुस्लिम समाज मुतमईन है। और मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा कि जब हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, वक्फ क्या है? वक्फ वो संपत्ति है जो खुदा की संपत्ति है, जिसको दान कर दिया गया और जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उस संपत्ति को वक्फ कहते हैं। और हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास इतनी बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्ति है, लेकिन फिर भी तालीम के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में मुसलमान वहां तक नहीं है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। तो क्या उस वक्फ की संपत्ति पे ये जरूरी नहीं है कि हम वहां पे स्कूल कॉलेज बनाएं, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएं जहां गरीब मुसलमानों का इलाज हो? इसी अमेंडमेंट को लेकर जब केंद्र सरकार आई तो कुछ लोग जो अपने आप में, जिन्होंने चेहरों पे मुसलमान का हितैषी होने का मुखौटा लगाया था, लेकिन असल मायनों में मुसलमानों के हितैषी वो नहीं थे, उन्होंने मुसलमानों को बहुत भड़काने की कोशिश की। दिल्ली में प्रदर्शन की जो अपील हुई, उस प्रदर्शन में गिनती के लोग गए। हमारे देश में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन जब कुछ लोगों ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और विकास के ट्रैक से अलग हटाने की कोशिश की, तो मुसलमानों ने उस अपील को रिजेक्ट किया। मुसलमानों ने मोदी जी के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे अपना भरोसा जताया, और देश भर के मुसलमानों ने आगे आके कहा, आम मुसलमानों ने, जो किसी पार्टी के मानसिकता से ग्रसित नहीं थे या जो किसी खास एजेंडे से ग्रसित नहीं थे, आम मुसलमानों ने आगे बढ़ के मोदी और योगी सरकार की हर नीतियों का साथ दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने जिम्मेदारी मुसलमानों के डेवलपमेंट की उठाई है, उस जिम्मेदारी पे हम बखूबी काम कर रहे हैं। दानिश जी, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि जिस तरह से जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं सरकारों की जो योजना है, सरकारी योजना है, उसका लाभ जरूर उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो अभी भी उसे श्रेय देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस जरूरी चीज ये समझना है कि मुसलमान कोई वोट देने दिलाने का कोई टूल नहीं है। मुसलमान एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इस्लाम एक बहुत पाक धर्म है, और इसकी जो ज़रूरतें हैं
उसको पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि हमें कोई भेदभाव करना है, कभी ये नहीं सिखाया कि हमें वोट के चश्मे से समाज को देखना है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी हमेशा हमें समाज के हित के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। जब इन नौजवान कंधों पे उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के माइनॉरिटीज के विकास की जिम्मेदारी दी, तब पहला शब्द जो प्रधानमंत्री जी से मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने समाज के बीच में जाके उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उससे कनेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है और तुम्हें इसके लिए काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा वो बहुत चिंतित रहते हैं मुस्लिम समाज के एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। हमेशा जब भी हम लोग महीने में कई बार जब हम लोग मिलते हैं अलग अलग मीटिंग्स में, हमेशा मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रहती है कि हमें मुसलमानों को अच्छी तालीम देनी है। अगर हम मुसलमानों का विकास नहीं चाहते तो हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा नहीं जोड़ते। आज उत्तर प्रदेश के और देश के मुस्लिम समाज के लोग हमारी सरकार की नीतियों का लाभ लेके मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आता है और 51 मुसलमान बच्चे उसको पास करते हैं। अलग अलग जो वनडे एग्जाम आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम आते हैं और अलग अलग जो एग्जाम आते हैं उसमें मुसलमानों की सहभागिता हो रही है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स में मुसलमान का बच्चा आगे जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में मुसलमान का बच्चा आगे जा रहा है, जो अलग अलग शिक्षाएं हैं मेन स्ट्रीम की उसमें मुसलमान का बच्चा आगे जा रहा है। तो यही तो एक समाज को आगे ले जाने की नीति होती है कि उस समाज को समाज के मुख्यधारा की शिक्षा से और मुख्यधारा से जोड़ें। और इन तमाम काम पे बड़ी ईमानदारी और गंभीरता से हमारी सरकार काम कर रही है और उसका फायदा दिख रहा है। अभी मदरसे बोर्ड का रिजल्ट आया, 87% रिजल्ट आया। मदरसे बोर्ड के बच्चों ने 87% उसका रिजल्ट आया और उसमें टॉप 3 में 2 बच्चियां थी। ये बदलाव है। बदलाव समाज में एक दिन नहीं आता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आता है। और 2010 से जो मोदी जी ने काम किया है और 2017 से जो योगी जी ने काम किया है, उस बदलाव को धरातल पे अब आप और हम महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल अंसारी जी, क्योंकि मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से लास्ट ईयर भी आप इसी मंच पर हमारे साथ थे और उस समय मदरसों को मॉडर्नाइजेशन की बात आपने कही थी। अब चूंकि वो पूरा 1 साल हो चुका है, उसमें कितना आगे बढ़े और उसका कितना लाभ मिल पा रहा है अल्पसंख्यक समाज को? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी और योगी सरकार है, ये हमेशा वही कमिटमेंट करती है जो धरातल पे उस कमिटमेंट को पूरा करे। क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं और हमसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो हम अभी जैसे बहुत अच्छा आपने पिछले साल की याद दिलाई कि पिछले साल मदरसा एजुकेशन की रिफॉर्मेशन की बात हुई थी, उसमें क्या सरकार ने किया या ये केवल सरकार का एक शगुफा था? ये शगुफा नहीं था। आज धरातल पे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए हमने काम किए हैं। अभी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें मदरसा शिक्षा को मॉडर्न शिक्षा से कैसे हम नीतिगत तरीके से जोड़े, इस पर चर्चा हुई। देखिए, 2017 में योगी सरकार आती है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था, एक हाथ में मुसलमान नौजवान के, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, उस सपने को पूरा करने के लिए 17 में योगी सरकार आती है तो 18 में उस पर एक फैसला आता है और मदरसा शिक्षा में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तब वो चीज़ें ऑप्शनल थी। अब जो बीते दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई, अब हम मदरसा शिक्षा में दीनी तालीम के साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, सोशल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ हैं, इसको कंपलसरी करने जा रहे हैं। अभी 30 तारीख को ही हमने एक कमेटी हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को हेड कर रहे हैं हमारे माइनॉरिटी के डायरेक्टर, और उस कमेटी में बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव हैं, माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव हैं, वित्त विभाग के अधिकारी हैं, न्याय विभाग के अधिकारी हैं। और 1 महीने में हमने उस कमेटी को जिम्मेदारी दी है कि किस तरीके से हम मॉडर्न एजुकेशन को करिकुलम में शामिल करेंगे, किस तरीके से जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है उसमें अच्छे टीचर्स आए, इसको सुनिश्चित करेंगे, किस तरीके से जो ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा रहे हैं
उनके लिए टीटीपी यानी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लाके उनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ेंगे। इसके साथ साथ किस तरीके से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के रोजगार के लिए हम काम करेंगे, किस तरीके से उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, इसका एक ठोस खाका हम तैयार कर रहे हैं और एक्ट में हम संशोधन करेंगे। 2004 का जो एक्ट है उसमें जो जरूरी संशोधन होना चाहिए वो हम करते हुए मॉडर्न एजुकेशन को भी एक अहम अंग नीतिगत तरीके से बनाएंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार ये मुसलमान बच्चों का अधिकार है और उस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है इंटेंशन अच्छा हो तो उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अंसारी जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आधी आबादी यानी कि अगर हम लोग महिलाओं का जिक्र ना करें तो ये चर्चा अधूरी होगी, और उसमें भी मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए किस तरह से प्रयास आपके जो विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, अगर उसको आप बता पाएं। देखिए, यकीनी तौर पर अगर किसी भी समाज को आगे ले जाना है तो उस समाज की जो महिला है, नारी शक्ति है, बिना उनको सशक्त किए हुए हम किसी समाज को आगे ले जाने की कल्पना नहीं कर सकते। तो खास तौर पे मुस्लिम समाज की जो हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्त, शिक्षित और रोजगार परक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाने के नियत के साथ हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार एक यूपीएमजी प्रोग्राम जल्दी एक शुरू करने जा रहे हैं। हम यूपीएमजी प्रोग्राम, अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स, उसको यूपीएमजी का नाम हमने दिया है। इस यूपीएमजी के प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में जो 75 जनपद हैं, हर जनपद में जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी यूथ है, जो मुस्लिम यूथ महिलाएं हैं, उनके लिए एक हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। खास तौर पर जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं उनको इस सेमिनार में हम बुलाएंगे और 75 जनपद में एक सेमिनार करेंगे, जिस सेमिनार में करियर काउंसलर्स होंगे, जिस सेमिनार में करियर काउंसलिंग होगी, करियर से जुड़े बातों पर चर्चाएं होंगी और मुस्लिम समाज की जो अचीवर्स हैं अलग अलग फील्ड में, खेल में है, सिविल सर्विसेज में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, ऐसी हम महिलाओं को भी बुलाएंगे और उनका एक टॉक शो भी रखेंगे। और उसी छत के नीचे अलग अलग बैंक्स को बुलाएंगे। जो महिलाएं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहती हैं उसको हम बैंक से कनेक्ट करेंगे। जो महिलाएं आगे पढ़ना चाहती हैं उनको करियर काउंसलर से कनेक्ट करेंगे। जो महिलाएं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं उनको स्टार्टअप से कनेक्ट करेंगे। जो महिलाएं आगे पढ़ना चाहती हैं उनको स्कॉलरशिप से कनेक्ट करेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की सजेशंस देंगे। तो एक पूरे एक अंडर वन रूफ जो जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं एक मुस्लिम महिलाओं के लिए, उसको हम लाने जा रहे हैं। उसके प्रोग्राम का नाम यूपीएमजी प्रोग्राम है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पे काम चल रहा है और 1 महीने के अंदर इसका एक औपचारिक शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि अब आप हज कमेटी के अध्यक्ष भी हो गए हैं, तो इसको और बेहतर करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, हज की का जो सफर होता है ये एक मुसलमान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट सफर है और एक बहुत पाक सफर है। बिल्कुल। तो इस सफर को अच्छा, बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाएं, ये हमेशा हमारी मोदी और योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। एक हाजी जो है वो पूरी जिंदगी भर एक एक रुपए अपना एक एक पैसा जुटाता है ताकि जब वो सक्षम हो जाए, पैसा जब जुट जाए तब वो हज के सफर पे जाए। तो ये उसका जीवन का एक सपना होता है, एक आम आदमी का, एक आम मुसलमान का ये जीवन का सपना होता है कि वो हज पे जाए। उस सपने को अच्छे से साकार करना और उस सपने को बेहतर से बेहतरीन बनाना, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, केंद्र की हमारी मोदी सरकार, ये पूरी ईमानदारी से हज के सफ़र को बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का जो हज का सफ़र हुआ है जिसमें लगभग 14,000 हज के यात्री उत्तर प्रदेश से गए हैं, एक भी कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई, कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं हुई, अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं मिले, इसको हमने सुनिश्चित किया। 1-2 दिक्कतें बीच में आई थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि एक हमारे हाजी थे जिनका पासपोर्ट गुम हो गया। जिस दिन उनकी फ्लाइट थी उसी दिन उनका पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया। अब वो बहुत परेशान थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उनको हज हाउस में ठहराया और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से लेकर दिल्ली तक और सऊदी तक बातचीत करके उनका पासपोर्ट भी जारी कराया और उनको सकुशल हज यात्रा पे भेजने का भी काम किया। तो ये जो क्विक जो एक्शन होता है,
जो समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उन समस्याओं को कैसे दूर करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है उस जिम्मेदारी पे हम बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे आप जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार आप जिक्र करते हैं, 11 वर्ष का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी अब लगभग पूरा होने को है। तो अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है जो अपने जहन में अब तक एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करके बैठे हैं। देखिए, नैरेटिव जो सेट किया, ये एक भ्रम फैला गया। ये देखिए, हमारी जो मुसलमानों की कौम है, ये इसके जज्बातों के साथ हमेशा कुछ लोगों ने खिलवाड़ किया। ये बहुत अफसोस की बात है। उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। अब बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते थे और मुसलमानों की ताकत से उस सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन गए। लेकिन जैसे ही उस सत्ता की कुर्सी उन्हें मिली, उन्होंने मुसलमानों की तरफ से मुंह फेर लिया। क्या मुसलमानों की शिक्षा में सकारात्मक सुधार पहले नहीं हो सकता था? क्या मुसलमानों को स्किल डेवलपमेंट से पहले नहीं जोड़ा जाना चाहिए था? क्या मुसलमानों को बेहतर रोजगार की अपॉर्चुनिटी से पहले नहीं जोड़ा जाना चाहिए था? ये सवाल आज मुसलमानों को खुद पूछना चाहिए। देखिए, कोई भी कौम तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कौम खुद ना आगे बढ़ना चाहे। आज मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से मुसलमानों के पीछे खड़ी है, उनको आगे ले जाने के लिए। लेकिन अब हमारे कौम को भी आगे बढ़ के तरक्की और तालीम को गले लगाना पड़ेगा। हमेशा बहुत नेगेटिव नैरेटिव जो विपक्ष सेट करता है, उस नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है। अभी मैं एग्जांपल दूं, आपने वो सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं खुद वो सवाल बताता हूं कि अभी कई सारे ऐसे चर्चाएं हो रही कि मदरसों पे कार्रवाई कर रही है योगी सरकार, मदरसों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत है और निराधार बात है। उत्तर प्रदेश और देश ये संविधान और कानून से चलता है। कहीं भी कोई शैक्षणिक संस्था बनती है तो उसका एक मानक तय किया गया है सरकार द्वारा। हम किसी भी सरकारी संपत्ति पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। हम किसी भी सरकार के नजूल की संपत्ति पे, ग्राम समाज की संपत्ति पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। अगर जिसने भी ऐसा बनाया है, चाहे वो बेसिक शिक्षा के स्कूल हो, चाहे मदरसे के स्कूल हो, चाहे कोई भी अन्य संस्था हो, वो गलत है। और कहीं भी कोई गलती होती है तो उसको सुधार करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के एक भी जो जायज मदरसे हैं, उनके ऊपर आंच नहीं आएगी, ये गारंटी दे सकता हूं। ये योगी सरकार है। जो भी सही है उसके साथ कोई गलत करने का कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन सकारात्मक तरीके से सुधार की तरफ समाज को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लाइट का कनेक्शन लेते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, हम कटिया नहीं लगा सकते। हम कहीं इमारत बनाते हैं तो उसका नक्शा पास कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम कहीं बिल्डिंग बनाते हैं तो वो जमीन हमारी होनी चाहिए, कोई विवादित नहीं होनी चाहिए। हम कहीं कोई बच्चों को शिक्षा देते हैं तो जो तय मानक है, उस मानक के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। तो जो मानक है, जो कानून है, जो नियम है, जो संविधान है, देश उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो आगे बढ़ के ऐसी चीज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं। हम सकारात्मक सुधार की तरफ अपने कम्युनिटी को आगे ले जा रहे हैं और धीरे धीरे उसका एक बड़ा बदलाव ग्राउंड पे दिख रहा है। सरकार तो खुद ही एक पॉजिटिव तब्दीली करने की बात करती है मदरसों में कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, जो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसको जरूर इस तालीम में शामिल करना चाहिए। देखिए, जब आप समाज को किसी सकारात्मक सुधार की तरफ आगे ले जाते हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका विरोध करते हैं। लेकिन कुछ खास लोगों के विरोध का फर्क हमारी सरकार को नहीं पड़ता। हमारी सरकार का एजेंडा है मुसलमानों का उत्थान। हमने जब मदरसों में इंग्लिश पढ़ाने की बात की तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कितनी हंसी की बात है। और वही लोग अगर आप स्क्रूटनी करेंगे तो उनके बच्चे देश में नहीं विदेशों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाएं और गरीब पिछड़े पासमानदा का बच्चा वो इंग्लिश ना पढ़े। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये न्याय नहीं है। इस्लाम ये कहता है, हमारे रब ने, हमारे रसूल ने, हमारे अल्लाह ने ये सिखाया है कि सबको बराबर की नजर से देखना है, ईमान के साथ आगे ले जाना, ईमान के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना, यही सच्चा इस्लाम है। और यही सच्चा इस्लाम का फॉलोअर दानिश आजाद अंसारी है। बिल्कुल। लेकिन अंसारी जी, एक चीज़ और, चूंकि शुरुआत में आपने कहा कि जो बहुत सारे स्किल्स युवा हैं वो आपको मुस्लिम समाज में मिलेंगे, अलग अलग वर्गों का भी आपने जिक्र किया और ये बताया कि किस तरह से अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें ये काम कर रहे हैं। लेकिन उनको एक थ्रू चैनलाइज करना या उनको एक जो सरकार की स्कीम से उनके साथ जोड़ना, इसमें कितनी सफलता मिली? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास हुनर है, लेकिन आपके महकमे के जरिए या स्कीम्स के जरिए कैसे जोड़ा है आपने? इस दिशा में हमने बहुत सार्थक कदम किए हैं।
देखिए, मैंने शुरुआत में ही बताया कि अगर सबसे ज्यादा हुनर किसी के पास है तो मुसलमानों के हाथों में है। तो इस बात को समझते हुए हमारी योगी सरकार ने जो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की, जिसमें हर जनपद के जो प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया, तो इसका सीधा लाभ आम मुसलमानों को मिला। अब मऊ में अगर साड़ियों को ओडीओपी में रखा गया तो इससे मऊ के बुनकरों को फायदा हुआ। बनारस में साड़ियों को रखा गया तो इससे बनारस के बुनकरों को फायदा हुआ। बरेली में फर्नीचर का काम होता है, सहारनपुर में फर्नीचर का काम होता है, उसको ओडीओपी में डाला गया तो फर्नीचर के जो गरीब कारीगर हैं, जो मुसलमान हैं, उनको फायदा हुआ। लखनऊ में अगर चिकन की कारीगरी अगर ओडीओपी में है तो आप खुद जानते हैं, हम लखनऊ में बैठे हैं, इससे मुसलमान वर्ग जुड़ा हुआ है, इससे उसको फायदा हुआ। इसी तरीके से आप किसी भी जनपद में जाएंगे, मुरादाबाद में ब्रास का काम मुसलमान करता है, अलग अलग जनपदों में जो ऐसे ऐसे काम है, ललितपुर में साड़ियों का काम मुसलमान करता है, तो वहां पे जो हुनरमंद मुसलमान थे ओडीओपी के माध्यम से उनको फायदा मिला और अपने बिजनेस में वो आगे बढ़े। आज वो तेजी से आगे बढ़ते हुए, सरकार की योजना से कनेक्ट होते हुए अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और वो आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है, और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये पूरी एक चैन बहुत सकारात्मक तरीके से आज आगे चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकसित भारत 2047 का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस संकल्प पे हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों की अगर मैं बात करूं, ये मेरा सवाल था कि तो उनके लिए क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं आप लोग? देखिए, बात पासमानदा समाज की जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने की तो ये मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने खुले मंच से और खुले मन से पासमानदा समाज के तरक्की और उत्थान की बात की। पासमानदा समाज जो मुसलमानों का गरीब तबका है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जो विकास से पीछे छूट गया, जिसकी आबादी मुसलमानों में 80% से ज्यादा है, तो बिना पासमानदा समाज को विकास से कनेक्ट किए हम मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो पासमानदा समाज की तरक्की का एजेंडा हमेशा हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार का रहा है, और सरकार की हर योजना का बड़ा लाभ सीधा बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के पिछड़े पासमानदा मुसलमानों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें इसका लाभ मिल रहा है, निशुल्क राशन योजना में बड़ी संख्या में पासमानदा समाज को लाभ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बड़ी संख्या में पासमानदा समाज को मिला है, स्कॉलरशिप के तमाम प्रोग्राम से पासमानदा समाज को हमने कनेक्ट किया है। आने वाले समय में वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से जब वक्फ की संपत्तियों पे चैरिटेबल हॉस्पिटल और चैरिटेबल स्कूल्स खुलेंगे तो उसमें निशुल्क इलाज और निशुल्क शिक्षा पासमानदा समाज के बच्चों को मिलेगी। मदरसे का रिफॉर्मेशन हम कर रहे हैं तो इसका सीधा लाभ पासमानदा समाज के बच्चों को मिलेगा। हम अगर स्किल डेवलपमेंट से हम गरीब बच्चों को जोड़ रहे हैं तो वही गरीब पासमानदा समाज है, उसको इसका लाभ मिलेगा। जो हम अलग अलग ओडीओपी के माध्यम से और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं तो उन छोटे उद्योग से पासमानदा समाज जुड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। तो पासमानदा समाज की विकास की ठोस नीति तो अगर आजाद भारत में पहली बार बनाई गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बनाई गई, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है, उस विकसित भारत को बनाने में सबसे अहम किरदार अगर किसी का होगा तो देश में जो पासमानदा समाज है उसका होगा। बिल्कुल, लेकिन अंसारी जी, चूंकि हर महकमे की अपनी एक चुनौतियां होती हैं, और वो भी खासतौर से जब आप भारतीय जनता पार्टी में हो, अल्पसंख्यक विभाग जैसा मंत्रालय आपके पास हो, तो अभी भी जो चुनौतियां हैं या जो चैलेंजेस हैं वो आप क्या पाते हैं, या आपको ये लगता है कि नहीं मुझे अभी इस दिशा में और काम करना? देखिए, चुनौती तो है, क्योंकि चुनौती इसलिए है कि बार बार आजादी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 75 साल आजादी के बीते। इन 75 सालों में अगर तब की जो सरकारें थी कांग्रेस की और कई सरकारें रही, वो चाहती तो मुसलमानों के विकास के लिए बहुत सारे काम हो सकते थे। मुसलमानों को जहां तक पहुंचाना चाहिए था वहां तक उन लोगों ने नहीं पहुंचाया साजिश के तहत। तो बहुत चैलेंज तो है, उनकी शिक्षा का चैलेंज है, उनके रोजगार का चैलेंज है, उनके अपलिफ्टमेंट का चैलेंज है, उनके स्किल डेवलपमेंट का चैलेंज है, उनके बेटरमेंट का चैलेंज है, उनके उद्योग को बढ़ावा देने का चैलेंज है। लेकिन ये सब पॉजिटिव चैलेंज है, और बीते 14 और 17 के बाद से इन तमाम चैलेंज को हमारी मोदी और योगी सरकार ने एक्सेप्ट किया है, और बहुत इत्मीनान से हम काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से और लगन के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे होते तो मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा मेडिकल के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करता।
अगर हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होते तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को क्वालिफाई नहीं कर रहा होता। अगर हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होते तो एक आम घर में पैदा हुई एक बच्ची हमारी सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट नहीं बन पाती। अगर हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होते तो आम जो बच्चे मुसलमानों के बच्चे हैं उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती। अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि हमने चुनौतियों को स्वीकार किया है और उन चुनौतियों को पॉजिटिवली तरीके से उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मदरसों में रोजगार मेले लगाने जा रहे हैं, जिससे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मदरसे में ही उसको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिले। ब्रिज कोर्स की स्थापना हम करेंगे, क्योंकि देखिए मदरसे का करिकुलम और बोर्ड्स का करिकुलम अलग होता है। जब 12th पास करके मदरसे का बच्चा जाता है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ वो मूव करता है, तो उसको एक जो गैप है उसका सामना करना पड़ता है। उस गैप को फिलफिल करने के लिए हम एक ब्रिज कोर्स की शुरुआत करेंगे आने वाले दिनों में, जिसमें मदरसे के बच्चों को हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो उनके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए उनको तैयार करेंगे। इसके साथ साथ जो ट्रिपल तलाक की जो हमारी पीड़िता हैं, उन ट्रिपल तलाक से का दंश झेली हमारी बहनों को रोजगार से और अच्छी शिक्षा से कनेक्ट करने के लिए यूपीएमजी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से हम अपने बच्चों को जोड़ेंगे। जो हमारे वक्फ की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों पे चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल्स खोलेंगे ताकि हमारे गरीब मुसलमानों को उसका फायदा मिले। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे जाएं, इसके लिए समय समय पे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे। मदरसे के कैलेंडर में ये शामिल होगा। साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी हमारे बच्चे आगे जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का रोल मॉडल कलाम साहब होने चाहिए। तो बच्चों को कलाम साहब बनाने के लिए कलाम को सलाम नाम का एक प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी में जिसको रुचि होगी उसमें उसको आगे हम बढ़ाएंगे। और मदरसों में अभी जो हमारे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, जो टॉपर हैं, उन टॉपर बच्चों को भी हम आने वाले दिनों में अच्छे संस्थाओं में उनका इंटरेक्शन प्रोग्राम कराएंगे, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और उनके अंदर आगे बढ़ने के एक ललक जगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने बीते जो अभी हमारी आपके जितनी बातें हुई है उसमें कोई भी ऐसी कोई बात हो जिसमें मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने की ठोस काम ग्राउंड पे ना हो रहा हो। साफ नियत के साथ सही दिशा में विकास, ये हमारी मोदी और योगी सरकार का एजेंडा है और उस एजेंडे पे हम बखूबी काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे हैं, इतने चैलेंजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, इतने कामकाज का जिक्र कर रहे हैं, उन सबके बीच में दानिश आज़ाद अंसारी स्वास्थ्य का अपने कैसे ध्यान रखते हैं? काफ़ी फिट मंत्रियों में से एक हैं और वो योग दिवस का इंतज़ार भी नहीं करते हैं कि कब योग दिवस आए और हम मैट बिछा के योग करें। देखिए, हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये सिखाया है कि हमें एक स्वस्थ समाज को आगे बढ़ाना है। और स्वस्थ समाज की अगर बात करते हैं तो पहले अगर हम खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे तब हम स्वस्थ समाज की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। चूँकि हम लोग स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे तो हम अक्सर रनिंग के लिए भी जाते हैं, स्पोर्ट्स भी हम लोग खेलते हैं। हम लोग की एक MLS की क्रिकेट की टीम भी है, तो अक्सर जब हमारा हाउस चलता है, इससे तो मौका नहीं मिल पाता क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। तो जब हाउस चलता है अक्सर तो हम लोग कभी कभार क्रिकेट भी खेल लेते हैं, कभी मीडिया वाले भाइयों से, कभी पत्रकार बंधुओं से, कभी डॉक्टर्स के साथ। और फिट इंडिया जो मूवमेंट है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, उससे खुद को कनेक्टेड रखते हैं। स्टे फिट, हम खुद फिट रहेंगे तभी हम एक फिट समाज की स्थापना करेंगे, ये हम जानते हैं। और इस दिशा में जो भी हम लोग को जब मौका मिलता है रनिंग का या वॉकिंग का तो हम लोग करते हैं। डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखते हैं क्योंकि दिन भर बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो उन चीज़ों पे भी कंट्रोल रख के अपने आप को किस तरीके से हेल्दी रखें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अंसारी जी, एक सवाल मैं थोड़ा राजनीतिक भी पूछना चाहूंगा, और क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा है। ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने देखा, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। पूरे विश्व में भी एक बड़ा संदेश भारत ने वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। लेकिन विपक्ष आज भी फिर वहीं खड़ा है, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल, और ये भी आरोप कि आप लोग उसका पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे विपक्ष को आप? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं एज अ पॉलिटिशियन या एज अ मिनिस्टर नहीं देना चाहूँगा। आपके इस सवाल का जवाब मैं देश के एक युवा होने के नाते देना चाहूँगा। देश का युवा जब देखता है कि उसके देश के पर्यटकों पे, उसके देश के आम नागरिकों पे कुछ कायर आतंकवादी हमला करते हैं,
तो उस नौजवान के अंदर एक पीड़ा उत्पन्न होती है, उस नौजवान का खून खौलता है और वो नौजवान एक्सपेक्ट करता है कि जो देश की हमारी सरकार होगी और जो देश की हमारी सेना होगी, अगर वो जिम्मेदार होगी तो वो इसका जवाब देगी। और देश के उस नौजवान के अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए कुछ ही दिनों के अंदर हमारी देश की सेना ने और देश का नेतृत्व कर रही सरकार ने मुंहतोड़ जवाब ना केवल आतंकवाद को दिया, बल्कि आतंकवाद को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान को भी दिया। तब वो देश का नौजवान कहता है कि आज का भारत ये सशक्त और क्षमतावान भारत है, ये छेड़ता नहीं किसी को, लेकिन अगर इसे कोई छेड़ता है तो ये घर में घुस के मारता है। लेकिन वही देश का नौजवान जब देश की चंद पार्टियों को देखता है जो अपनी राजनीतिक हसरतों को पूरा करने के लिए देश की सेना के बहादुरी और शौर्यता के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनसे सबूत मांगते हैं, तो उस देश के नौजवान को पीड़ा होती, उसके अंदर आक्रोश आता है कि ये भारत देश, ये हम सबका देश है। और बात जब भारत की अस्मिता की आती है, भारत के विकास की आती है, भारत की प्रतिष्ठा की आती है, तो पूरे देश को एकता के एक सूत्र में बन जाना चाहिए। ऐसे समय कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मौके पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। तो देश का नौजवान उन दलों को और उन नेताओं को बहुत आक्रोशित भाव से देखता है। तो मैं देश के नौजवानों की तरफ से ये चेताना चाहूंगा, एक चेताना जिसको कहते हैं ना, कि उन नेताओं को और उन दलों को जो देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कि देश का नौजवान उन्हें देख रहा है और उनके स्वार्थ को भी देख रहा है और देश का नौजवान उन्हें माफ नहीं मुझे लगता है उनको एक अच्छा संदेश भी मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया दानिश आजाद जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारी सेहत कॉन्क्लेव में आप शामिल हुए, बड़ी बेबाकी के साथ बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।